Welcome back, children. Let's start today with our second chapter in SS, that is what is around us. And it's going to be a very interesting journey for you with some very interesting videos along with this lecture. So let's start. Now, here there is a boy who is walking in the garden with his mother, and the name of this child is Dhanvin. Now, while he was walking, a question came to his mind. So he asked that to his mother. He was not knowing about some things. So he wanted to be clear about it. So he asked his mother, "What is land made up of?" And mother replied, "Do you see the sun every day? The sun too has a family which is called solar family. Our earth is one of the members of solar family." तो अर्थ किस फैमिली का मेंबर हुआ? दैट इज सोलर फैमिली. मतलब सन की खुद की एक फैमिली है जिसको हम कहेंगे सोलर फैमिली, और उसका एक मेंबर कौन है? आवर अर्थ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओनली द अर्थ अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ सोलर फैमिली हैज गॉट द सूटेबल टेम्परेचर, वाटर एंड एयर to sustain living beings. Sustain मतलब to keep going, to live your life, because in order to live we need water, air, सराउंडिंग में जो हम सब अब देख रहे हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलेगी? इन दिस सोलर फैमिली. सिर्फ एक मेंबर के पास है सारी चीज़ें, और वो है दी अर्थ. तो let's move ahead about some more information that the child gets from the mother, and naturally you too will get in this chapter. You can see over here, that is, you can see the Venus, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluto, Saturn, अर्थ, मर्क्यूरी. अब ये जो सारे कौन कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड दी मेंबर्स ऑफ सोलर फैमिली. लेकिन ये सारी जगहों पे तुमने देखा है कि हमें वो सारी चीज़ें मिल जाए जहाँ पे हम जाके रह सकें? नो. अदरवाइज यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ती रहती है तो शायद लोग थोड़े बहुत यहाँ पे भी चले जाएंगे रहने, फिर कोई यहाँ पे ये दे वुड देन शिफ्ट टू दिस प्लेसेस. अगर वो सारी चीज़ें इन सब प्लैनेट्स पे होती. बट नो डियर, वी गेट द टेम्परेचर, एयर, वाटर एट्सेट्रा विच continues or supports us, I would say supports us to live a life. तो वो जगह सिर्फ प्लैनेट अर्थ है. So this is the only one member in solar family where living creatures live. And generally it is believed that part of the sun which has been detached, मतलब अलग हो जाना, from the sun after the collision is earth. collision मतलब टकराना. तो लोग जनरली ये बिलीव करते हैं कि सन का एक हिस्सा उससे अलग हो गया और वो बना क्या? अर्थ. Once again see, generally it is believed that part of sun which has been detached from it after the collision is called earth. Now at the time of its origin it was in a form of fireball. नेचुरली सन से जो हिस्सा अलग होगा वो तो फायरबॉल जैसा ही होगा. तो माना जाता है कि जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, जब अर्थ, व्हेन यू कैन से इट वाज बॉर्न, इट वाज इन अ फॉर्म ऑफ अ फायरबॉल, आग का गोला. दिस फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली. अब जब तुम गर्म गर्म दूध पीते हो या गर्म रोटियां खा रहे हो तो इन्हें और एनीथिंग दैट इज वेरी हॉट is served to you, तो तुम एकदम से उसे टच शायद ना कर पाओ, लेकिन क्या वो 10, 15, 20 घंटे तक वैसा ही गर्म रहेगा या सालों तक गर्म रहेगा? नो.
स्लोली 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 ये चीज़ें ठंड होने लगती है। वैसे ही अर्थ वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायर बॉल, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा, एज द टाइम पास्ड इट स्टार्टेड गेटिंग कूल डाउन। अब मेनी एलिमेंट्स मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। अब बहुत सारे एलिमेंट्स अर्थ के पहले लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुए और फिर वो सॉलिड बन गए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। अब अर्थ के वो एलिमेंट्स जो आगे जाके सॉलिड बने उसको हमने नाम क्या दिया? लिथो मतलब लैंड, लिथोस्फीयर। The elements which got transformed into liquid are called hydrosphere. अब जो एलिमेंट्स लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुए उसे हम कहेंगे रिलेटेड टू, हाइड्रो इज अ वर्ड रिलेटेड टू वाटर, तो ये बन गया हाइड्रोस्फीयर। सो लेट्स रिकॉल, सन का एक हिस्सा डिटैच हो गया, वो है अर्थ। अब अर्थ के ओरिजिन के टाइम पे वो फायर बॉल के फॉर्म में था, धीरे धीरे वो ठंड होने लगा, मीन्स इट गॉट कूल डाउन। फिर कई एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुए एंड फर्दर इनटू सॉलिड। अब जो एलिमेंट्स सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हुए उसको नाम दिया लैंड या लिथोस्फीयर, और जो ट्रांसफॉर्म हुए लिक्विड में उसे नाम दिया हाइड्रोस्फीयर। And the elements that transform into gases came to be known as atmosphere. See how easy it is, right? Above all, the living world which developed due to land, water, air is called biosphere. तो देखो 3 स्फीयर तो पहले आ गए, that is lithosphere, land, hydrosphere and atmosphere. अब पूरा हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है जो डेवलप हुआ धीरे धीरे, और क्यों लिविंग वर्ल्ड डेवलप हुआ? क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो उसे अर्थ के ऊपर मिल गई, लाइक लैंड, वाटर, एयर। अब ये स्फीयर को हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। दैट इज द लिविंग वर्ल्ड दैट डेवलप ड्यू टू लैंड, वाटर, एयर came to be known as biosphere. So this is how these 4 spheres came into existence on Earth. If you are asked for 2 marker or 3 marker, usually it is asked for 3 marker, that write some points on how 4 spheres came into existence on Earth. So you will write this whole paragraph. Now we move on to the next part, that is you can very clearly see this in your textbook also. So this is the atmosphere part, air. Then there is the hydrosphere that you can see over here. And then there is the lithosphere जहाँ पे हमने अपना सिटी या टाउन डेवलप किया है. So all these things are possible only on earth, right? और ये पूरे को हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर, मतलब जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड क्रिएट हुआ. You can see this is the ground portion. Then जहाँ पे हम वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स एंड नॉट मैनी थिंग्स, राइट? हाइड्रो मतलब वाटर, बायो मतलब लाइफ, और एटमो मतलब एयर. नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट लिथोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर अब तक तो पता चला ना, इट मीन्स लैंड. द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. अब हम एटमॉस्फेयर में नहीं रहते, ना हम हाइड्रोस्फीयर में रह रहे हैं. हाँ, वो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम रहते कौन से स्फीयर में हैं?
lithosphere. Litho means rock, sphere means layer. The upper layer of the earth. अब लेयर के जो सबसे अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा रहता है, अपर लेयर, राइट, इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक्स. तो अर्थ के ऊपर का लेयर किससे बना है? लॉनेट, सॉइल एंड solid materials like rock. Now approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. तो हमारे अर्थ का कितना हिस्सा लिथोस्फीयर से कवर्ड है? That is, you can see approx 29%, right? And you can also see this layer is nearly 64 kilometer to 100 kilometer thick. Once again, learn this. That is 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. फिर ये लेयर कितना थिक है? That is 64 to 100. Thickness of the lithosphere is not the same everywhere. मतलब कि क्या हम इस दुनिया में सारे एक सरीके लोग रहते हैं? सारे मोटे या सारे पतले? ये तो हम नहीं कहेंगे. ऐसे सब अलग अलग हैं इस दुनिया में. वैसे अर्थ की जो थिकनेस है वो हर जगह पे सेम तो होगी नहीं, राइट? समवेयर इट माइट बी अ बिट थिक, कहीं पे थोड़ी कम थिक होगी. सिमिलरली देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव सेम फिजिकल फीचर्स. अब अर्थ के एक्सटीरियर पार्ट देखो, बाहर का पार्ट या इंटीरियर पार्ट, वो भी अलग है. इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ substances like soil and rocks, right? Now as you move ahead you will see here also we saw before कि ऊपरी पार्ट जहाँ पे एयर है we call it atmosphere. फिर है लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, और इन सब चीज़ों की वजह से जो लिविंग वर्ल्ड सस्टेन हो रहा है उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर. Now, land forms like mountain. अब लैंड मतलब कि जो चीज़ हम अर्थ के ऊपर के हिस्से में देख रहे हैं, तो क्या देखते हैं हम? माउंटेन्स, प्लेटोस, प्लेन्स, वैलीज आर सीन ऑन लिथोस्फीयर. तो ये सारी चीज़ें हमें ज़मीन पे दिख रही है. टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये तो पता ही होगा तुम्हें, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ को हम कहते क्या हैं? कोर. कोर मतलब यू कैन से द मेन पार्ट, द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ. अब यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा. द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. अब जो रॉक का जो मोल्टन पार्ट रहता है अर्थ के नीचे, जमीन के नीचे, उसे हम कहेंगे मैग्मा, राइट? And there are many gases also that are present over here in the interior of the earth and which rise up with pressure and heat. अब देखो, एक तो अर्थ के इंटीरियर में हमें क्या मिल रहा है? मैग्मा, राइट, द मोल्टन रॉक. इसके अलावा और क्या होगा नीचे? मेनी गैसेस, these are also present in the interior of the earth and you will see that the pressure of rocks of the surface of the earth is equally strong. तो एक तो नीचे से प्रेशर, जमीन के नीचे से प्रेशर ऊपर की ओर जा रहा है, राइट? क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है. ऊपर का जो रॉक्स का प्रेशर है वो भी एकदम स्ट्रांग है. तो दो जगह से प्रेशर आ रहे हैं. एक तो ऊपर के रॉक्स का प्रेशर, नीचे से प्रेशर दैट इज बिलो द अर्थ एंड अबाउट द अर्थ. तो दोनों सेम प्रेशर है, तो बैलेंस हो गया, राइट? सो देयर इज बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन. इसीलिए हमारे अर्थ का क्रस्ट कभी नहीं टूटता. हाँ, ये टूटेगा कब? जब दो के बीच में, अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे के प्रेशर में इम्बैलेंस आ जाए.
देन द क्रस्ट ब्रेक्स, और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? वोल्केनो। मम्मी, हाउ इज लिथोस्फियर यूजफुल टू अस? ये धनविन पूछ रहा है आगे। तो मम्मा क्या जवाब देगी? नेचुरली शी इज एक्सप्लेनिंग द चाइल्ड that where can we construct a home if the lithosphere is not there? अच्छा देखो, अगर लिथोस्फीयर ना हो, जैसे कि जमीन हो ही नहीं, लैंड है ही नहीं, तो हमारा घर कहाँ बनाएंगे हम? विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट ड्रिंकिंग वाटर? देन वेयर विल वी कैरी आउट ऑफ फार्मिंग? तो एग्रीकल्चर होगा नहीं, तो हमें खाना नहीं मिलेगा। फिर मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट, अब इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए हमें जो मिनरल्स चाहिए वो नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होगा। ड्रॉ अ पिक्चर showing all these details that you observe on lithosphere based on a conversation. So this is one very small homework I am giving you, and you will make the best use of Sunday. अच्छा सा एक ड्राइंग कर लो, and you are going to WhatsApp, right? बहुत प्यारा सा ड्राइंग बनाना, where you show the lithosphere, what all things we get from the lithosphere, how we sustain our life, कैसे ह्यूमन बीइंग और क्यों ह्यूमन बीइंग जिंदा रह सकते हैं इस लिथोस्फीयर पे। तो यहाँ पे जो समझाया है वो तुम अपनी इमेजिनेशन से एकदम बहुत अच्छा प्यारा सा एक ड्राइंग बनाना, कलर इट एंड यू सेंड इट टू मी, राइट? एंड देन देयर विल बी अ सरप्राइज मैसेज फॉर यू, राइट? वेट फॉर इट। अब हम जैसे हाइड्रोस्फीयर देखते हैं, तो हाइड्रोस्फीयर मैंने बताया था दैट्स वाटर। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर is a liquid part of the earth. It includes ocean, seas, lakes, ponds, rivers, streams. On the surface of the earth, the area of water is more than that of land. अब देखो, हाइड्रोस्फीयर मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ द अर्थ, और जैसे जहाँ जहाँ पे भी तुम जैसे सी, लेक, पॉन्ड, ओशन, रिवर, स्ट्रीम्स, ये सारी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अब सरफेस के अर्थ पे ज्यादा क्या है? पानी या जमीन? नेचुरली वाटर। हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब अगर ये अर्थ है तो उसका ज्यादा पोर्शन पानी है और कम पोर्शन लैंड। अ वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशन। अब वाटर बॉडी तो कितने सारे हैं, जैसे ओशन, सी, लेक, पॉन्ड, रिवर, ये सारे को हम क्या कहेंगे? वाटर बॉडी। अब ये जो वाटर बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा पानी किस बॉडी के पास है? ओशन। दिस ओशंस आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। सो यू विल लर्न इट फॉर योर 1 मार्कर, और ये पूरा डिटेल आंसर, लेकिन हम धीरे धीरे लर्न करेंगे, need not worry. All these oceans are connected with each other. अब ऐसे थोड़ी ना कि पैसिफिक ओशन ये यहाँ पे है, अटलांटिक ये कोने में। No, all these oceans are connected to each other, and the water bodies close to the land are known as seas, bay, strait, gulf, etc. अब वाटर बॉडीज जो लैंड के नजदीक हैं उनको ये नाम दिया गया है। ओशन ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप। वैलीज विद डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स ऑल्सो आर लोकेटेड एट द बॉटम। अब ओशन तो ऑलरेडी बहुत ही ह्यूज एंड डीप है, लेकिन वहीं पे हमें और क्या मिल जाता है? वैलीज 10 to 11 किलोमीटर्स डेप्थ के साथ हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। द ओशन बेड मतलब ये वैली कहाँ पे मिली हमें? जैसे ज़मीन के ऊपर हम जितनी चीज़ें देखते हैं, जैसे प्लांट्स, वैलीज, माउंटेन, हिल्स, वैसे ही ओशन बेड जो बहुत बड़ा और डीप है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने मिलती है हमें।
तो once again, the ocean bed has similar features like that of the earth surface. Like ocean के bed पे भी क्या मिलेगा? Mountains, plateaus, vast plains and valleys and many more things. मम्मी, how much water will be there in the sea? अब ये थोड़ी ना हम कर सकते हैं, ये तो हमें पता नहीं चलेगा कितना होगा. But yes, majority part, percentage में शायद हम बोल सके. And since sea water is salty, is it useful to us? Yes. Oceans contain 97% of the total amount of water on the earth. तो ocean के पास कितना पानी है? Total 97% of the water on the earth. मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उसका 97% कहाँ पे है? ओशन के पास. Approximately 1/3 of the remaining water is trapped in ice cap and glaciers. अब 1/3 बाकी जो बचा उसमें 1/3 is where? ice cap and glaciers के फॉर्म में है, either at poles or Himalayas and other mountain. Some water is collected in the lakes and some flows in the rivers and some is stored below the ground, that is in the interior of the earth, जिसको हम कहते हैं ground water. The amount of drinking water, potable मतलब drinking water, is very less. Fresh water is very precious, बहुत कीमती चीज़ है, हमें ये संभाल के यूज़ करना होगा. This fresh water is required for all the living beings for their existence. और जिंदा रहने के लिए हर एक लिविंग क्रीचर्स को क्या चाहिए? लाइक यू टेक एनीथिंग, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग क्रीचर्स भी जो हैं, all these things then require water to drink and for their existence. लेकिन the moisture for rain, which is the main source of fresh water, comes from the ocean only. हाँ, ओशन का पानी हम पीते नहीं, लेकिन बारिश के लिए जो मॉइस्चर कलेक्ट हो रहा है वो मॉइस्चर कहाँ से, सोर्स क्या है मेन? दैट इज ओशन. अंडरस्टूड? वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस आर फाउंड इन द सी. As we have living organisms on the land, in the same way, seas and ocean also have aquatic life inside them. अब जैसे ज़मीन पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक वी एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल, वैसे ही सी और ओशन, उनके पास क्या है? aquatic life inside them. The huge force of waves, tides, currents of oceans are potential sources for generating electricity. मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत अलग अलग तरीके से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो वेव्स, टाइड्स और ओशन के करंट्स में जो एक फोर्स है, एनर्जी, फ्रॉम दैट ऑल्सो वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो ओशन इस काम का भी है, राइट? बिसाइड these oceans are useful as waterways. तो ये एटमॉस्फेयर से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट उसके पहले एक शॉर्ट वीडियो रिलेटेड टू द बिगनिंग और द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में जो मैंने बताया था, राइट? उसी के रिलेटेड एक छोटी सी मूवी तुम देखोगे. सो लेट्स सी इट ओवर हियर. Universe. Its age is about a third of the age of the universe, and, admit it, it is a thing of beauty. A slightly scorched sphere with a heavy metal core and a lighter surface crust, wrapped in a thin sliver of sweet air to breathe, with vast oceans, fertile plains, magnificent mountains, freshwater rivers, streams, lakes and aquifers, orbiting a star which warms us and gives us energy. But how did our home come into existence? What's it made of? 4.6 billion years ago, Earth was created from the remnants of dead stars that collected in a giant dirty gas cloud. The gas cloud became denser in its center and formed an accretion disk. Small particles started clumping together
and building larger and larger objects until they form the objects we call planets today. This process took 10 to 20 million years and is still not very well understood. At about this time, when the solar system was young and chaotic, a giant object about as big as Mars collided with our home. The impact was violent, and if the object had been more massive, it might have destroyed Earth. Material from Earth was smashed out into orbit and formed the Moon, which is the biggest satellite in relation to its planet in the solar system. At this time, Earth was a hot hell, constantly being hit by asteroids, with seas of lava and a toxic atmosphere. But something was about to change drastically. Earth cooled down. Water from the inside of the Earth wandered to the surface and rained down on Earth, only to vaporize again and become clouds. Millions of asteroids brought more and more water to our planet. All the water on Earth has about this volume compared to Earth. Today, the surface of Earth is 71% water and 29% land. 97.5% is saline water, while only 2.5% is fresh water. The fresh water is 69% ice and snow, 30% are groundwaters, and only about 1% make up the remaining groundwaters. But even this small part is mostly frozen. Only a tiny part of our water is actually lakes and rivers, and an even tinier part is bound in living things. So, gradually the Earth cooled down and the surface formed a thin crust. But inside the Earth, hot rock continued to swirl about, moving the crust from below and breaking it apart. This process is called plate tectonics and is happening right now. We'll make a whole video about it in the future. For now, let's just say that the crust of Earth consists of separate giant plates that move around. As they meet, they crumble and create mighty mountains, or violently plunge back down deeper into Earth, creating deep trenches. That's the way the highest place on Earth was formed, Mount Everest, and the deepest, the Mariana Trench. From our perspective, Earth's mountains and trenches are mighty indeed, but when you look at the Earth in cross-section, you can see how tiny they actually are. The part we stand on is the crust, which is about 50 kilometers thick, though it can vary between 5 and 70 kilometers. By the way, the deepest hole ever drilled by man is 12.262 kilometers deep. After the crust comes the mantle. It's a silicate rocky shell and about 2,900 kilometers thick. The mantle consists of the upper mantle and the lower mantle. The upper mantle has different regions too. Its upper part, which is viscous and carries the crust, is called the lithosphere. After that, there comes the asthenosphere, which consists of less mobile, mostly solid material. The lower mantle reaches deep down to the outer core of Earth. Earth's outer core is a liquid layer of iron and nickel, about 2,266 kilometers thick. Temperatures vary from 4,000 degrees Celsius to 5,700 degrees Celsius. And in the center is the inner core. It's mostly solid, the ball made of an iron-nickel alloy, with a radius of about 1,200 kilometers, 70% the size of the moon, and about the temperature of the surface of the sun. It is slowly growing at an estimated rate of about 1 millimeter per year. Now for some perspective. This small layer of crystallized milk products of former molten mantle is where we live. Then there's Earth's magnetic field. It's an invisible phenomenon that diverts high-energy particles coming from the sun and other sources, allowing for a stable environment with comparatively little radiation impact on Earth. But why is it there? Actually, we don't really know a terrible lot about that. We know it has something to do with the core of the Earth. Inside this metal sphere, large electrical currents flow in complicated patterns. They cause a magnetic field that sort of stabilizes itself according to the laws of electrodynamics. This entire system is called the dynamo. But don't let us fool you into thinking we have it all figured out. Speaking of breathtaking information, what about the airy stuff that surrounds us? By volume, dry air consists mostly of nitrogen, oxygen, argon, carbon, a variable amount of water vapor, and small amounts of other gases. Humans are very dependent on the lowest layer of the atmosphere, the troposphere, where the weather is. It's 12 kilometers thick on average. Above that is the stratosphere, which is where the ozone layer protects us from the sun's most aggressive type of light. Above that is the mesosphere, the coolest place on Earth, with an average temperature around minus 85 degrees Celsius. At about 80 kilometers up, the thermosphere starts. The transition to space is a fluid one without
decided that space starts here. At about 100 kilometers, Earth stops and space begins, though the atmosphere extends a bit further. In this region we find the ionosphere, the aurora borealis, and the ISS. And the outermost layer is the exosphere, stretching up to 10,000 kilometers. It merges fluently with outer space where there's no atmosphere at all. The atoms and molecules in this area are so far apart that they can travel hundreds of kilometers without colliding with each other. Okay, humans in their present form have only been around for 200,000 years. That's 0.004% of Earth's history. Not long, really. And here we are now, living in a thin, moist layer on a small, wet rock. We call this rock Earth. It is the